मैं ग्रेजुएशन की सुबह दोबारा जिंदा हुआ था, उस औरत से शादी करने के 6 साल पहले जो मुझसे कभी प्यार नहीं करने वाली थी। मेरी पहली जिंदगी में मैंने उसका इतना पीछा किया कि लोग उसे मेरी दीवानगी कहते थे। मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसके खर्चे उठाए, हमेशा पहले माफी मांगी, सबसे आखिर तक इंतजार किया, और जब भी उसने मुझे थोड़ा सा भी ध्यान दिया मैं मुस्कुरा दिया। उसका नाम ऑड्रे स्टर्लिंग था। जब मैंने पहली बार ये दिन जिया था तो मैंने पूरी क्लास के सामने ऑड्रे को प्यार का इजहार करने वाला एक नेकलेस दिया था। सबने तालियां बजाई थी, वो कैमरों के लिए मुस्कुराई। मुझे लगा कि उस मुस्कान का मतलब है कि उसने आखिरकार मुझे चुन लिया है। मैंने अगले 6 साल उस गलती की कीमत चुकाने में बिता दिए। हमारी शादी के अंत तक मैं सिर्फ कागजों पर एक पति था, लेकिन असल में पूरी तरह से एक नौकर बन चुका था। ऑड्रे के पास मेरी वफादारी, मेरा पैसा, मेरा भविष्य था, और सबसे बुरी बात ये थी कि मैं उसे सब कुछ देता ही जा रहा था। इसलिए जब मैंने 18 साल की उम्र में फिर से अपनी आंखें खोली और उसी मखमली डिब्बे को अपनी डेस्क पर रखा देखा तो मुझे अच्छे से पता था कि मेरी पुरानी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी। इस बार मैंने कुछ ऐसा किया जिसे मेरा पुराना रूप मुझे न करने की भीख मांगता। मैंने उस नेकलेस को वापस करने वाले लिफाफे बाईबैक एनवलप में पैक किया, उसे वापस भेज दिया और अपना कॉलेज एडमिशन पोर्टल खोला। पहली बार मैंने ऑड्रे का कॉलेज चुना था और उसे प्यार का नाम दिया था। इस बार मैंने वो रास्ता चुना जिस पर उसका कोई हक नहीं था, और यही वो पल था जब ऑड्रे स्टर्लिंग को एहसास हुआ कि उसका सबसे वफादार इंसान उसकी जिंदगी से जाने वाला है। मैंने उस सुबह किसी जादू से नए कॉलेज में अप्लाई नहीं किया था। मैं मजबूर था, कोई जादूगर नहीं। मेरे पास पहले से ही 2 अच्छे ऑफर थे। एल्डरस्ट यूनिवर्सिटी वो रास्ता था जिसकी सबको उम्मीद थी, ऑड्रे के साथ चलने वाला एक साफ सुथरा रास्ता, वो जगह जहां मैं पहले ही पैसे जमा कर चुका था, क्योंकि मैं जो लड़का हुआ करता था उसे लगता था कि करीब रहने का मतलब ही चुने जाना है। ब्रियर कोस्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे सेंट, परफ्यूम, डिजाइन और बॉटनिकल मटेरियल्स प्रोग्राम में एडमिशन दे दिया था, और ग्रेजुएशन वीक तक उनकी आर्थिक मदद, फाइनेंशियल एड भी खुली हुई थी। पहली जिंदगी ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने से पहले एक काम की बात सिखाई थी। अगर कोई दरवाजा मौजूद है तो गलत इंसान से उसे इस्तेमाल करने की इजाजत मांगने में 6 साल बर्बाद मत करो। मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया था। मैं चाहता था कि मेरी फाइनल मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट सही से भेजी जाए, और मुझे एक ऐसा गवाह चाहिए था जो मेरे जोश से ज्यादा स्कूल के फॉर्म्स को समझता हो। इसलिए मैं बिना नेकलेस के अपने फोन पर 2 बाहर निकलने के रास्तों के साथ और एक ऐसे दिल के साथ रिज व्यू हाई स्कूल गया जिसमें अभी भी तेज धड़कने की हिम्मत थी। जब मेरी स्क्रीन पर ऑड्रे का नाम आया तो उसका मैसेज बहुत छोटा था। गुलाब ले आना, चार्जर भी, फोटो वॉल के लिए लेट मत होना, कोई सवाल नहीं, कोई प्लीज नहीं, बस एक ऐसी लड़की का ऑर्डर जिसे कभी ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्या मैं उसके काम आऊंगा। ये ऑड्रे की खूबी भी थी और कमी भी। उसे शायद ही कभी चिल्लाने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि दुनिया उसके आवाज उठाने से पहले ही उसके सामने झुक जाती थी। वो ऐसी बातें कहती थी जैसे कागजात पहले ही जमा हो चुके हैं। रिज व्यू हाई स्कूल का सामने का हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सीनियर क्लास पर सिल्वर गुब्बारों ने हमला कर दिया हो। गेट पर पेरेंट्स की भीड़ थी। टीचर्स लोगों को ग्रेजुएशन स्टेज की तरफ भेज रहे थे। क्लासमेट्स एक दूसरे का नाम इतनी जोर से चिल्ला रहे थे जैसे शोर मचाने से आने वाला कल कम डरावना हो जाएगा। और सीनियर सेंट फोटो वॉल के पास ऑड्रे उस टैप से बनाए गए निशान के बगल में खड़ी थी जहां हर कोई मुझसे खड़े होने की उम्मीद कर रहा था। वो उस सलीकेदार, शांत तरीके से बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी जिसने एक बार मेरे पूरे नर्वस सिस्टम को हिला कर रख दिया था। मैंने उस पर ध्यान दिया। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने ध्यान दिया। फिर मैं चलता रहा। ऑड्रे ने कैमरा सेटअप से नजर हटाए बिना अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। गुलाब। मैंने उसे गुलाब देने के बजाय उन्हें पास रखी एक बर्थडे टेबल पर रख दिया। तब उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। नू, मेरा नाम उसकी आवाज से एकदम साफ और सटीक तरीके से निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हाथ उस चीज को पकड़ता है जिस पर उसका हक हो। मैंने अपनी जेब से चार्जर निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। और ये तुम्हारा है। उसने चार्जर को देखा, फिर फूलों को देखा और फिर वापस मुझे देखा। तुम आज इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरे पिछले रूप ने उसके दिल में जगह बनाने के लिए 6 साल लगा दिए थे, और अंत में मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान बनकर रह गया था जिसे सब अनदेखा कर देते हैं। सालों की खामोशी ने मुझे सिखा दिया था कि उसके ठीक बगल में खड़े होकर भी गायब हो जाना कितना आसान था। अगर मैं उस टैप वाले निशान पर खड़ा होता, उस कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता और डारियस बेल के मेरे मुंह के पास माइक्रोफोन लाने का इंतजार करता,
तो मुझे अच्छे से पता था कि कौन सा रास्ता खुलेगा। मैंने कहा, मैं आज के दिन को बिल्कुल सही बना रहा हूँ। ऑड्रे का चेहरा सख्त हो गया। इसे अजीब मत बनाओ, ये लगभग मजाकिया था, कोई अच्छा मजाक नहीं, बल्कि पहाड़ से नीचे गिरने के बाद नीचे एक चेतावनी वाला बोर्ड मिलने जैसा मजाक। स्टूडेंट मीडिया एडिटर ट्राइपॉड के पास झुकी हुई थी, कैमरे का एंगल ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जबकि क्लासमेट्स बार बार उसके केबल्स, तारों के ऊपर से गुजर रहे थे। वही थी जो सुबह से लाइव स्ट्रीम सेटअप का आधा काम संभाल रही थी, एकदम शांत और फुर्तीली, उस इंसान के थके हुए धैर्य के साथ जिस पर बड़े तो भरोसा करते थे लेकिन बाकी टीनेजर्स, किशोर, उसे इग्नोर कर देते थे। ऑड्रे के बगल में टैप से बनाए गए मार्क पर एक छोटे से कार्ड पर मेरा नाम लिखा था। ऑफिशियल तौर पर नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जिंदगी में ऑड्रे और मेरे बीच कुछ भी ऑफिशियल नहीं था। यही तो चाल थी। हर किसी ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसके बगल में मेरी जगह पहले से ही तय थी। मैंने कार्ड को फर्श से उठाया। ऑड्रे ने मेरी आस्तीन पकड़ ली। तुम क्या कर रहे हो? मैंने स्टूडेंट मीडिया एडिटर की तरफ रुख किया और कार्ड उसे पकड़ा दिया। तुम्हें एक अच्छा एंगल चाहिए, है ना? टेस्ट शॉट के लिए यहाँ खड़ी हो जाओ। एडिटर ने पलकें झपकाई। क्या तुम श्योर हो? बिल्कुल। डारियस फोटो वॉल के पीछे से एक वायरलेस माइक्रोफोन के साथ ऐसे चेहरे के साथ बाहर आया जैसे उसने दूसरों के गलत फैसलों में हिस्सा ले रखा हो। वाह! प्रोडक्शन नोट, हमारा रोमांटिक लीड अपनी जगह क्यों छोड़ रहा है? मैंने कहा, फिनाले से पहले ही उस रोल से रिटायर हो गया। टाइमिंग बहुत खराब है। मुझे लगभग हंसी आ गई। वो डारियस था। अगर किसी इमारत में आग लग जाए तो वो उसे तब तक एक इमर्सिव लाइटिंग चॉइस कहता जब तक धुआं उसके जूतों तक न पहुंच जाए। वो प्यारा, वफादार और उस वक्त इस बात पर बहुत खतरनाक तरीके से यकीन कर रहा था कि वो मदद कर रहा है। एडिटर उस जगह पर खड़ी हो गई। कैमरा फ्लैश हुआ। एक छोटे से खूबसूरत पल के लिए ऑड्रे एक खाली जगह के बगल में खड़ी थी। मैंने उसे अपमानित नहीं किया। मैंने किसी और लड़की को करीब नहीं खींचा। मैंने पुराने रोमांस को सजा देने के लिए किसी नए रोमांस का नाटक नहीं किया। मैंने बस उस जगह को लेने से इनकार कर दिया जिसे सभी ने मेरे लिए सुरक्षित रखा था। फ्लैश के बाद की शांति तालियों से भी बेहतर थी। ऑड्रे की आवाज धीमी हो गई। नू, बस करो। अभी नहीं, मैंने कहा। मैं वहां से चला गया इससे पहले कि मेरी पुरानी आदत मुझे उससे पूछने पर मजबूर करती कि उसे किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। गाइडेंस ऑफिस में कागज, कॉफी और बड़ों की ऐसी महक आ रही थी जैसे कि दिन बहुत व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड हो। जब मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया तो गाइडेंस काउंसलर ने राहत की सांस ली। शायद इसलिए क्योंकि मैं रो नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था या ये नहीं पूछ रहा था कि क्या मेरी टोपी ने मेरे सिर को अजीब बना दिया है। मुझे अपना फाइनल एनरोलमेंट अपडेट करना है, मैंने कहा। उसने घड़ी की तरफ देखा। आज डारियस दरवाजा बंद होने से पहले मेरे पीछे पीछे आ गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे ड्रामेटिक एंट्रीज पसंद है, लेकिन मुझे एक कैटेगरी चाहिए। क्या हम घबराहट, बगावत या पूरी पहचान बदलने की बात कर रहे हैं? एनरोलमेंट, मैंने कहा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। ये महंगा लग रहा है। ये पहले से ही था। काउंसलर ने इंतजार किया और वह सुबह की पहली राहत थी। कोई भाषण नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस एक कुर्सी, एक डेस्क और मेरे लिए ये साबित करने के लिए काफी शांति थी कि मैंने घबराहट को प्लानिंग समझने की गलती नहीं की थी। मैंने पहले एल्डरस्ट यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोला, जो चीज एक पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। उसके लिए विथड्रॉल स्क्रीन बहुत साफ लग रही थी। एक बटन, डिपॉजिट के बारे में एक चेतावनी, एक फाइनल कंफर्मेशन। मेरे अंगूठे ने हिचकिचाहट दिखाई। मैंने पहली टाइमलाइन में ऑड्रे को एल्डरस्ट के रास्तों पर मेरे आगे चलते हुए सोचा। जब लोगों ने हमें एक जोड़े की तरह माना तो मुझे वो शादी याद आ गई जो उसके बाद हुई थी। जिस तरह से एहसान, प्यार और फर्ज धीरे धीरे एक बुरी गांठ में बंध गए थे। मुझे वो हर बार याद आया जब मैंने अपने डर को वफादारी का नाम दिया था, क्योंकि वफादारी कम दयनीय लगती थी। फिर मैंने कन्फर्म पर टैप किया। स्क्रीन बदल गई। एनरोल नहीं किया। मेरे सीने में इस तरह दर्द हुआ जो लगभग हवा जैसा लग रहा था। मैंने इसके बाद ब्रियर कोस्ट यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोला और सेंट डिजाइन एंड बॉटनिकल मटेरियल्स प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिया। मौजूदा मदद, समर स्टार्ट, कैंपस हाउसिंग अवेलेबल है। ये शब्द इतने बोरिंग थे कि खूबसूरत लग रहे थे। काउंसलर दोनों कंफर्मेशन स्क्रीन पर आने के बाद ही करीब आई। क्या तुम समझते हो, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अब ब्रियर कोस्ट जाएगी? हाँ, और ये तुम्हारा फैसला है।
मेरा वो शब्द मुझे उससे कहीं ज्यादा चुभा जितना उसे होना चाहिए था। मेरा ऑड्रे का नहीं, एडविन स्टर्लिंग का नहीं, क्लासेस का नहीं, मेरे उस रूप का नहीं जो जरूरत होने को किराए की तरह मानता था। डारियस ने मजाक करना बंद कर दिया। नू, उसने अब धीरे से कहा, क्या ऑड्रे को पता है? उसे पता है कि मैं उस मार्ग जगह से हट गया हूँ। वो अपना पूरा कॉलेज रूट बदलने के बराबर नहीं है। ये उसी दिशा में है। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे। ठीक है, स्केड्यूलिंग की एक छोटी सी परेशानी है। मैंने शायद सीनियर लाइव स्ट्रीम का एक हिस्सा तैयार किया है। मैंने उसे वो लुक दिया जिसका वो सवाल हकदार था। उसने छत की तरफ इस तरह देखा जैसे छत ने ये सब किया हो। बर्थडे स्पॉटलाइट, कपल की पुरानी यादें, शायद एक छोटा सा कन्फेशन रनवे। मेरे बचाव में सबको लगा कि तुम यही चाहते हो। ये सच था, इसलिए मुझे बुरा लगा। मैं ये चाहता था। मेरा पहला रूप इसे इतनी बुरी तरह चाहता था कि मैंने प्यार के लिए सुविधाजनक होने के इर्द गिर्द अपनी पूरी पर्सनालिटी बना ली थी। लेकिन सहमति कोई ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं था और डारियस भावनाओं को प्रोग्रामिंग में बदलने में हमेशा से ही बहुत अच्छा था। इसे डिलीट करो, मैंने कहा। वह चौंक गया। हम पहले ही लाइव हैं। ग्रेजुएशन फीड तैयार है। मैं ग्राफिक्स काट सकता हूँ, लेकिन सीनियर मैसेजेज के बाद भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल होना है। पुराना रास्ता फिर से खुल गया, साफ और इंतजार करता हुआ। मैं छिप सकता था। मैं उस हिस्से को चुपचाप गायब होने दे सकता था। मैं ऑड्रे को सच बताने के बजाय उलझन में छोड़ सकता था और दिखावा कर सकता था कि बचना ही ताकत है। लेकिन मेरी पहली जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी खामोश बचकर निकलने की आदतों से बनी थी। मैंने अपनी खुद की पसंद को एक एक करके तब तक निगल लिया था जब तक कि मेरे अंदर कुछ भी अपना नहीं बचा था। मुझे माइक्रोफोन दो, मैंने कहा। डारियस मुझे घूरने लगा। एक ऐसे अनाउंसमेंट के लिए जो कन्फेशन नहीं है, या तो बहुत समझदारी भरा होगा या बहुत डरावना। दोनों हो सकते हैं। मैंने एक बार सिर हिलाया। मैं इसका हकदार हूँ। ग्रेजुएशन स्टेजिंग एरिया उस खास तरह की अफरा तफरी से भरा हुआ था जो तब होती है जब लोगों को लाइन में लगने के लिए कहा जाता है और वो तुरंत भूल जाते हैं कि लाइन क्या होती है। टीचर्स क्लिपबोर्ड हिला रहे थे। पेरेंट्स रस्सियों के पास घूम रहे थे। स्टूडेंट मीडिया एडिटर कैमरे के पीछे खड़ी होकर आवाज चेक कर रही थी। डारियस एक ऐसे शोमैन की तरह घूम रहा था जिसने अपने ही शो से कंट्रोल खो दिया हो और उसे जानबूझकर किया गया दिखाने की कोशिश कर रहा हो। ऑड्रे अभी भी अपना चार्जर लिए हुए आगे की तरफ खड़ी थी। जब उसने देखा कि डारियस माइक्रोफोन मेरी तरफ कर रहा है तो उसका चेहरा शांत हो गया। क्लास ने भी ध्यान दिया। सालों तक किसी के पीछे वफादारी से लगे रहने की यही प्रॉब्लम थी। जिस पल मैंने ग्रेजुएशन के दिन माइक्रोफोन की तरफ कदम बढ़ाया, आधा कमरा एक रोमांस ऑडियंस में बदल गया। किसी ने सीटी बजाई, किसी और ने कहा आखिरकार। मेरा पेट अजीब सा होने लगा, इसलिए नहीं कि मुझे बोलने से डर लग रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक खौफनाक सेकंड के लिए पहली टाइमलाइन एक पारदर्शी फिल्म की तरह कमरे पर छा गई। वही उम्र, वही स्टेज, वही लड़की मुझे उस समझ में न आने वाली शांति के साथ देख रही थी। भीड़ में वही बेवकूफी भरी उम्मीद। मैंने एक बार अपनी खाली रिंग फिंगर को रगड़ा, फिर रुक गया। डारियस ने अपने हाथ से माइक्रोफोन ढका और फुसफुसाया, मेरे हिस्से को बर्बाद न करने का आखिरी मौका है। तुम्हारे हिस्से में यही होना लिखा था। उसने मुझे माइक दे दिया। मैंने पहले कैमरे का सामना किया, क्योंकि अगर मैं ऑड्रे को बहुत देर तक देखता तो मेरा कोई वफादार हिस्सा सबके सामने इमोशनल होने लगता। मैं रिज व्यू हाई स्कूल को थैंक यू कहना चाहता था, मैंने कहा। मेरी आवाज मेरी घबराहट से ज्यादा शांत लग रही थी। और हार्बर हाउस चिल्ड्रन सेंटर को, क्योंकि मैं यहाँ उन लोगों के बिना नहीं खड़ा होता जिन्होंने मुझे बड़ा होने की जगह दी, इससे पहले कि मुझे पता चले कि उसके साथ क्या करना है। छेड़छाड़ शांत हो गई। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मुझे इस साल एल्डरेस्ट यूनिवर्सिटी जाना था। ऑड्रे का पोस्चर 1 इंच बदल गया। ऑड्रे के साथ 1 इंच का बदलना भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बराबर था। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैंने कहा। आज सुबह मैंने एल्डरेस्ट से नाम वापस ले लिया है और ब्रियर कोस्ट यूनिवर्सिटी का सेंट डिजाइन और बॉटनिकल मटेरियल्स प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिया है। पहले सन्नाटा छा गया। फिर डारियस ने ताली बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद उसके अंदर से ही ताली बजाने की आवाज आ रही थी। स्टूडेंट मीडिया एडिटर ने उसके बाद ताली बजाई। कुछ क्लासमेट्स ने भी साथ दिया, फिर और भी। कमरे में कोई धमाका नहीं हुआ। किसी ने मुझे कुर्सी पर उठाकर बाहर नहीं ले गया। ये अभी उस तरह की कहानी नहीं थी, लेकिन तालियां असली थी, कंफ्यूज्ड थी और एक ऐसे
फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही थी जिस पर ऑड्रे का नाम नहीं लिखा था। इतना काफी था। मैंने माइक्रोफोन नीचे किया और इससे पहले कि कोई पूछे, ये एक अनाउंसमेंट था, कोई कन्फेशन नहीं। टेंशन के बीच से एक हंसी फूट पड़ी। डारियस ने मेरे बगल में एक ऐसी आवाज निकाली जैसे मैंने ही उसकी रेटिंग्स को मर्डर कर दिया हो। अच्छा है, ऑड्रे ने ताली नहीं बजाई। उसने तब तक इंतजार किया जब तक मैंने माइक्रोफोन वापस नहीं कर दिया और बैकस्टेज कॉरिडोर में नहीं चला गया। फिर वह मेरे पीछे आई। फर्श पर उसकी हील्स की आवाज तेज थी। चार्जर अभी भी उसके हाथ में था जैसे किसी ऐसे जुर्म का सबूत हो जिसे कोई और नहीं समझता। वो क्या था? उसने पूछा। मेरे कॉलेज का फैसला। तुमने इसे इस तरह अनाउंस किया। मैंने इसे वहां अनाउंस किया जहां हर कोई मुझसे कुछ और अनाउंस करने की उम्मीद कर रहा था। उसका जबड़ा सख्त हो गया। तो तुम मुझे बेइज्जत करना चाहते थे। ये पहला घाव था जिसका उसने नाम लिया। ये नहीं कि तुम क्यों जा रहे हो, ये नहीं कि क्या तुम ठीक हो। पब्लिक वाला घाव। मैं जितना था उससे भी ज्यादा रूखा होना चाहता था। मैं उसे देखना चाहता था और सिर्फ एक साफ जीत महसूस करना चाहता था। इसके बजाय ऑड्रे ठीक उसी तरह गुस्से में दिख रही थी जिसने एक बार मेरे पूरे हफ्ते को बदल दिया था। और मेरे धोखेबाज दिल ने मेरे दिमाग की शिकायत करने से पहले ही उसकी आंखों की चमक पर ध्यान दे दिया था। मुझे इससे भी नफरत थी। मैंने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया, मैंने कहा। मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। तुम हर साल मेरे बगल में खड़े होते थे, उसने कहा। तुमने हर बर्थडे सेटअप संभाला। तुम पहले ही एल्डरस्ट जाने के लिए कमिट कर चुके थे। मेरे दादाजी ने सालों तक तुम्हारा सपोर्ट किया है और अब तुम सबके सामने ये फैसला करते हो। हॉलवे सिकुड़ता हुआ लगा। सच में नहीं, बस शर्मिंदगी का एहसास ऐसा ही होता है। एडविन स्टर्लिंग ने मेरी मदद की थी, ये सच था। स्टर्लिंग हाउस ने मुझे एक अलग कमरा, स्कूल की स्टेबिलिटी, एक अच्छा ड्रेस और हजारों छोटी छोटी सहूलियतें दी थी जिन्हें मुझे कभी भी लंबे समय तक भूलने की इजाजत नहीं दी गई। एहसान पहली जंजीर थी क्योंकि ये सबसे ज्यादा शराफत जैसी दिखती थी। मैंने जवाब देने से पहले खुद को शांत किया। एडविन ने मेरी मदद की जब मुझे मदद की जरूरत थी। मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जिंदगी उनके परिवार की कोई प्रॉपर्टी है। ऑड्रे की आंखों में गुस्सा था। किसी ने ऐसा नहीं कहा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं थी। सबने ऐसा ही बर्ताव किया। वो एक कदम करीब आई। अगर ये इसलिए है क्योंकि मैंने आज सुबह तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक रिएक्शन नहीं दिया। आज सुबह मैं एक बार हंसा और ये इतना बुरा लगा कि मैं रुक गया। ऑड्रे, मैंने सालों उस इंसान के रूप में बिताए हैं जिसे याद रहता था कि तुम्हें क्या पसंद है। जब तुम्हारा फोन बंद हो जाता था तो तुम कहाँ खड़ी होती थी। तुम्हारी तस्वीरों में कौन से फूल सबसे अच्छे लगते थे और कौन सा भविष्य तुम्हारे दादाजी को गर्व महसूस कराएगा। मैंने खुद को तब तक काम का बनाए रखा जब तक कि काम का होना ही मेरी पूरी पर्सनालिटी नहीं बन गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए लेकिन मैं उसका दिमाग नहीं पढ़ सकता था और मैं अब उसकी खामोशी के लिए अच्छे अच्छे मतलब निकालना बंद कर चुका था। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हारे दायरे ऑर्बिट से बाहर जा रहा हूँ। पूरे दिन मैंने गुस्सा देखा था, अब थोड़ी घबराहट दिखाई दी। फिर उसका पोस्चर सख्त हो गया और अगर वहाँ कुछ ईमानदारी होती भी तो वो गायब हो गई। तुम सिर्फ 10 दिनों में एक जिंदगी नहीं बना सकते क्योंकि एक कैमरे के सामने कुछ लोगों ने ताली बजा दी है। नहीं, मैंने कहा, मैं अगला चुनाव करके इसे बनाता हूँ। मेरा फोन बजा। बाई बैक। कंफर्मेशन स्क्रीन पर खुल गया। नेकलेस ने पहला रिव्यू पास कर लिया था। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद कुछ पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये कोई फिल्मी पैसा नहीं था। ये मेरी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी नहीं था। ये बस कुछ प्रैक्टिकल कदम थे और एक बहुत ही सुकून देने वाली रसीद थी। मैंने उसे सिर्फ ऊपर वाली लाइन दिखाई। नेकलेस जा चुका है। ऑड्रे ने स्क्रीन को घुरा। अगर उसे दर्द की उम्मीद थी तो उसे वो मिल गया। मैंने भी इसे महसूस किया। तोहफा बहुत खूबसूरत था। जब मैंने इसे खरीदा था तो मैं बेवकूफ था लेकिन मैं ईमानदार भी था और मुझे अपने उस रूप को दफनाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बस उसके साथ दफन होने से इनकार कर दिया। डारियस कॉरिडोर के आखिर में दिखाई दिया। आखिरकार एक बार के लिए चुप था। स्टूडेंट मीडिया एडिटर अपने कैमरे को नीचे किए हुए उसके कुछ फीट पीछे खड़ी थी। सॉरी, उसने धीरे से कहा। मैं सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी। इस हॉलवे में फिलहाल किसी को प्राइवेसी नहीं मिल रही है, डारियस ने धीरे से कहा। ऑड्रे ने एडिटर की तरफ देखा और मुझे लगा कि पुराना रास्ता एक नया सीन लिखने की कोशिश कर रहा है। जलन, गलतफहमी,
मैं किसी की भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। आसान ड्रामा, सस्ता नुकसान। इससे पहले कि ऑड्रे उसे कोई मुद्दा बनाती, मैं एडिटर से थोड़ा दूर हो गया। एडिटर ने सांस ली। मैं बस बधाई देना चाहती थी और मुझे लगता है कि ये बहुत बहादुरी का काम था। थैंक यू, मैंने कहा। उसने कैमरे के पट्टे को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। साथ ही चूंकि आज का दिन शायद लोगों के जाने से पहले बातें कहने का दिन है, मैंने तुम्हें 2 साल तक पसंद किया। तुम्हें इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि किसी ने तुम्हें देखा है। ये वाक्य मेरे अंदर उस जगह पर लगा जहां ऑड्रे का ध्यान कभी साफ साफ नहीं पहुंचा था। इसलिए नहीं कि मुझे एडिटर से प्यार था, मुझे नहीं था। वो हम दोनों के लिए गलत होता और मैं दूसरों को अपने प्यार का सबूत बनाना बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन 6 सालों तक मैंने अपने दिमाग में ऑड्रे की दूरी को अपनी पूरी कीमत तय करने दी थी। एक शांत सी लड़की ने कैमरे के साथ मुझे बस वह सम्मान वापस कर दिया था जो यूनिवर्स ने बिना किसी हक के छीन लिया था। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, मैंने कहा, क्योंकि वहाँ मजाक करना कायरता होती और मैं उस जगह पर नहीं हूँ जहाँ मैं इसे किसी ईमानदार रिश्ते में बदल सकूं। उसने इस तरह सिर हिलाया जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। मुझे पता है, मुझे बस सबको ऐसा बर्ताव करते हुए देखना बुरा लगता था जैसे तुम कोई फर्नीचर हो। डारियस ने फुसफुसाया। इमोशनल सपोर्ट फर्नीचर, रिटायर्ड, मैंने कहा। एडिटर थोड़ा मुस्कुराई और पीछे हट गई। मुझे वही चीज दे रही थी जो उस सुबह लगभग किसी ने मुझे नहीं दी थी, स्पेस। उसके जाने के बाद डारियस करीब आ गया। उसकी आवाज से स्टेज वाली चमक गायब हो गई थी। क्या तुम बहुत जल्दी कर रहे हो? मैं सालों से बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। उसने मेरे इस बोझ को समझ लिया और मुझे रोकना बंद कर दिया। मैंने उस मैसेज को खोला जो मुझे उस ट्रायल शिफ्ट से मिला था जिसके लिए मैंने स्टर्लिंग हाउस छोड़ने से पहले अप्लाई किया था। उनके पास अगली सुबह एक काम था, छोटी शिफ्ट, काम चलाओ, शेड्यूल, परिवार के पैसों पर निर्भर हुए बिना खुद के पैसे बनाने के लिए काफी था। मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने ब्रियर कोस्ट के समर मूव इन डेट के लिए 1 वे टिकट खरीदा। 10 दिन। ये नंबर नामुमकिन और साफ लग रहा था। ऑड्रे ने मेरे अंगूठे को स्क्रीन पर चलते हुए देखा। तुम सच में ये कर रहे हो? हाँ। तुम तब तक कहाँ रहोगे? स्टर्लिंग हाउस, मैंने कहा, गेस्ट सूट में। मैं तमीज से रहूंगा, मैं कोई तमाशा नहीं करूंगा और 10 दिनों में मैं चला जाऊंगा। उसने अपने होंठ भींच लिए। तुम्हें लगता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुम्हारा मन नहीं बदलेंगी? ये उसकी आवाज का आखिरी पैंतरा था। प्यार नहीं, माफी नहीं, बस काम की बात। पुरानी मशीन फिर से चालू होने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया, इससे पहले कि वह मेरे फैसलों पर मुझे दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे। वो इसे और मुश्किल बना सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन उन्हें मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं है। डारियस ने ऐसे सांस छोड़ी जैसे उसने पूरे हॉलवे में अपनी सांस रोकी हुई हो। ऑड्रे ने मुझे नजरअंदाज करते हुए ग्रेजुएशन के शोर की तरफ देखा, जहां हमारे क्लासमेट्स अभी भी हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, पोज दे रहे थे और ऐसा दिखावा कर रहे थे कि एक स्पीच ने उनकी कहानी को नहीं बदला है। जब उसने वापस देखा तो मुझे उसका प्लान नहीं पता था, लेकिन मैं वो लुक पहचानता था। उसने अभी कोशिश करना बंद नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगी। मुझे नहीं पता था कि हमेशा के लिए बाहर जाने से पहले स्टर्लिंग हाउस मुझे कितना और खींच सकता है। मुझे बस इतना पता था कि नेकलेस जा चुका था, एल्डरेस्ट जा चुका था और मेरे फ्यूचर की एक जाने की तारीख थी। उस सुबह पुरानी जिंदगी ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। वो मेरे पीछे थी और 10 दिन में उसका नामो निशान मिटने वाला था। अगली सुबह नाश्ते तक मेरे पास मेरी पहली शिफ्ट थी। मेरी चाबियों के गुच्छे में घर की एक चाबी थी और ऑड्रे स्टर्लिंग मेरे काउंटर पर ऐसे खड़ी थी जैसे मैंने कोई स्टाफ मीटिंग मिस कर दी हो। काउंटर जूनिपर कप का था, उसका नहीं, जो पहली खूबसूरत छोटी सी बात थी। मेरी कोनी के पास पेपर कप्स रखे थे। एक टिप जार था जिसमें कुछ डॉलर और एक बटन था और एक मैनेजर था जिसे रिज व्यू हाई स्कूल के फेवरेट कपल के टूटने से 0% भी फर्क नहीं पड़ता था। मुझे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था। बदकिस्मती से मैं इंसान था। जूनिपर कप के मैनेजर ने मुझे एक एप्रन दिया, रजिस्टर की तरफ इशारा किया और कहा, अगर कर सको तो स्माइल करो, अगर नहीं कर सको तो काम सही करो। मैं काम सही कर सकता हूँ, मैंने कहा। गुड, काम सही करने से रिफंड कम देने पड़ते हैं। ये सालों में काम को लेकर पहली ऐसी फिलॉसफी थी जिसमें एहसान, किस्मत या ऑड्रे का कैलेंडर शामिल नहीं था। ये लगभग सुकून देने वाला था। स्टूडेंट मीडिया एडिटर पहले से ही वहाँ थी, काउंटर के पीछे अपना एप्रन बांध रही थी। ग्रेजुएशन की लाइटिंग में वो एक शांत कैमरे वाले भूत की तरह लग रही थी। कैफे की भद्दी लाइट के नीचे वो ऐसी लग रही थी जिसने 4 घंटे की नींद ली हो और फिर भी जानती हो कि हर साफ तौलिया कहाँ रखा है।
जब उसने मुझे देखा तो उसकी मुस्कान छोटी और संभली हुई थी। तुम सच में आ गए, उसने कहा। मुझे दोपहर से पहले लोगों को गलत साबित करना पसंद है, ऑड्रे को और ज्यादातर खुद को। उसने इस तरह सिर हिलाया जैसे वो बहुत कुछ समझ गई हो और रजिस्टर के पास मेरे लिए जगह बनाई। बस इतनी ही बातचीत हुई। हमने कल की इमोशनल बातों को वहीं छोड़ दिया जहां उन्हें होना चाहिए था और अजनबियों से ये पूछने के पैसे लिए कि उन्हें किस साइज की ड्रिंक चाहिए। सही मायनों में आगे बढ़ना कभी कभी एप्रन पहने होता है। पहला घंटा कोई बहुत शानदार नहीं था। मैंने अपनी आस्तीन पर गर्म दूध गिरा दिया, भूल गया कि कौन सा ढक्कन किस कप पर लगेगा और सीखा कि लोग तब बहुत सोचने लगते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें एक पंप सिरप चाहिए या दो। लेकिन जार में टिप्स आ रही थी। मेरा नाम टाइम शीट पर था। पैसे कम थे और ये मेरे थे, बिना किसी फैमिली के ताने के कि याद रखो ये तुम्हें किसने दिया है। ईमानदारी की मेहनत की एक सबसे अच्छी बात थी, जब शिफ्ट खत्म होती थी तो जॉब ये नाटक करना बंद कर देती थी कि वो तुमसे प्यार करती है। डारियस बेल लंच के आसपास अपने सिर पर धूप का चश्मा लगाए और एक ऐसे आदमी के सावधान चेहरे के साथ आया जो स्टेज के गिरने के बाद उसके पास जा रहा हो। मैं यहाँ एक कस्टमर के तौर पर हूँ, उसने ऐलान किया, एक इज्जतदार कस्टमर जो तुम्हारी सेटिंग करवाने नहीं आया है। स्टूडेंट मीडिया एडिटर ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? मुझे तो माफी चाहिए, लेकिन मैं कॉफी से शुरू करूंगा। साइज? मैंने पूछा। डारियस ने अपने सीने पर हाथ रखा। खुद को देखो, बाउंड्रीज और एक सेल्समैन वाली आवाज। नाम के टैग के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट। मीडियम या लार्ज? मीडियम। मैं इमोशनली पहले से ही बहुत लार्ज हूँ। मैंने उसकी ड्रिंक इतनी बुरी बनाई कि उसने एक घूंट लिया और कप में ऐसे घूरा जैसे उसने कोई छोटा पर्सनल धोखा देख लिया हो। उसने फिर भी टिप जार में $2 डाले। वो दोस्ती थी। टेस्ट खराब था, लेकिन वो दोस्ती थी। तभी दरवाजा फिर से खुला। ऑड्रे स्टर्लिंग जूनिपर कप में एक क्रीम ब्लाउज, पॉलिश किए हुए जूते और उस तरह की शांति के साथ घुसी जिसने आम कमरों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे गलती से इंटरव्यू रूम बन गए हों। उसे वहां अजीब नहीं लगना चाहिए था। अमीर लोग भी कॉफी खरीदते थे, लेकिन ऑड्रे एक कस्टमर की तरह अंदर नहीं आई। वो ऐसे अंदर आई जैसे उसने आखिरकार उस नौकर को ढूंढ लिया हो जो घर से भटक गया था। मेरी इज्जत के बीच में आने से पहले ही मेरे शरीर ने रिएक्ट किया। कंधे सीधे, सांसें कंट्रोल में। काउंटर के नीचे मेरे अंगूठे से एक बार मेरी खाली उंगली रगड़ी गई। फिर मैं रुक गया। गुड आफ्टरनून, मैंने उसी आवाज में कहा जो मैंने उस औरत के लिए इस्तेमाल की थी जिसने मुझसे झाग के बारे में बहस की थी। मैं आपका ऑर्डर लेना कहाँ से शुरू करूं? ऑड्रे ने आधे सेकंड के लिए मेनू को देखा, फिर वापस मुझे देखा। हमेशा वाला। 2 शब्द, 6 साल की शादी का एक छोटा सा रूप। हमारा पुराना रिश्ता बस ऐसे ही जुमलों में सिमटा हुआ था। हमेशा वाला का मतलब था कि मुझे याद है। हमेशा वाला का मतलब था कि उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। हमेशा वाला का मतलब था कि मेरा ध्यान देना कोई तोहफा नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। मैंने अपना हाथ रजिस्टर पर रखा। साइज और मिठास? उसके चेहरे के भाव ज्यादा नहीं बदले। ऑड्रे पैसों, बोर्डरूम्स और लोगों के बीच पली बढ़ी थी जो परेशानी को एक टाइमिंग की समस्या का नाम दे देते थे। लेकिन मैंने उसके रुकने को देखा। तुम्हें पता है, उसने कहा, मुझे बहुत सी बातें पता है, फिर भी बताओ। उसके पीछे की लाइन में लोग हिलने लगे। स्टूडेंट मीडिया एडिटर ने काउंटर पहुंचना बंद कर दिया। डारियस इतना शांत हो गया कि मैंने लगभग ये देखने के लिए उसकी नब्ज टटोली कि वो जिंदा है या नहीं। मैंने तमीज से मुस्कुराया। ये गैर कानूनी सा लगा। मैं याददाश्त से ड्रिंक बना सकता हूँ या किसी कस्टमर का ऑर्डर ले सकता हूँ। आज मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। ऑड्रे की नजरें तेज हो गई। ये जरूरी नहीं है। साइज और मिठास? उसने अपनी बाहें मोड़ ली। नू, मैं तुम्हें 1 मिनट दे सकता हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उसके पीछे वाले आदमी को देखा। मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ जो तैयार है। पेस्ट्री केस के पास से एक छोटी सी आह ने मेरे अंदर के उस छोटे से हिस्से को सुकून दिया जिस पर मुझे गर्व नहीं है। मुझे इतना शर्मिंदा भी नहीं होना है कि मैं नाटक करूँ कि ऐसा नहीं हुआ। इतिहास एक अमीर लड़की को उसकी अपनी कॉफी का ऑर्डर जोर से बुलवाने जैसे छोटे बगावत के कामों पर जिंदा रहा है। अगला कस्टमर ऑड्रे के पास से ऐसे डरा हुआ निकला जैसे कोई किसी म्यूजियम के अलार्म बीम से गुजर रहा हो। मैंने उसका ऑर्डर लिया। मैंने इसे सही तरीके से बनाया। मैंने उसे दे दिया। उसने $1 टिप में दिया जैसे वह कोई रिस्क इंश्योरेंस दे रहा हो। ऑड्रे का मुंह कस गया। मेरी कोवर्कर, सहकर्मी,
पास आई। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। अगर आप चाहें तो मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ। ऑड्रे ने उसके एप्रन को देखा, फिर उसके चेहरे को, और पहचान नफरत के साथ आई। मेरी कोवर्कर ने कुछ गलत नहीं किया था। ऑड्रे ने उसे कैमरे के पीछे फोटो वॉल के पास देखा था, जहाँ उसने बिना मुझे अपना बनाने की कोशिश किए एक सच्ची बात कही थी। बिल्कुल, ऑड्रे ने कहा। नया रूटीन। हवा बदल गई। मजाक खत्म हो गया। मेरी कोवर्कर ने आधे सेकंड के लिए अपनी नजरें नीचे की, फिर उन्हें वापस उठाया। मैं बस यहाँ काम करती हूँ। जाहिर है अब यही बात अच्छी लगती है, ऑड्रे ने कहा। उसने चिल्लाया नहीं। इससे बात और भी बुरी हो गई। ऑड्रे की क्रूरता जब भी सामने आती थी तो अक्सर दस्ताने पहने होती थी। ये वाक्य काउंटर के पार खिसक गया, इतना पॉलिश किया हुआ कि सबके सामने इस्तेमाल किया जा सके, और इतना तेज कि सिर्फ उसी इंसान को काटे जिस पर निशाना था। पहले मुझे शर्मिंदगी हुई, एक गंदा सा छोटा सा रिएक्शन जिसे अभी भी लगता था कि सर्विस वाला काम मेरे खिलाफ एक सबूत है अगर कोई सही इंसान उस पर हंस दे। फिर गुस्सा आया जो ज्यादा साफ और काम का था। मैंने वो कप लिया जिसका ऑड्रे ने ऑर्डर नहीं दिया था, रजिस्टर खोला और छोटी पानी की बोतल के लिए रिफंड की दबाई जिसे उसने बिना देखे डिस्प्ले से उठा लिया था। तुम्हें रिफंड दे दिया गया है, मैंने कहा। ऑड्रे ने पलक झपकाई। क्या तुम जा रही हो? मैनेजर ने एस्प्रेसो मशीन से देखा। मेरी कोवर्कर बहुत शांत हो गई। डारियस ने फुसफुसाया, ओह, सीजन प्रीमियर आ गया है। फिर तुरंत ऐसा लगा जैसे उसे अपने बोलने पर पछतावा हो रहा हो। ऑड्रे की आवाज धीमी हो गई। तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। मैं एक कस्टमर को जाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने एक वर्कर की बेइज्जती की है। एक और वर्कर, उसने ऐसे दोहराया जैसे शब्द अजीब लग रहे हों। हाँ, उसकी नजरें मेरी आंखों पर ही रहीं। तुमने इसे पर्सनल बना दिया। तुमने किया। मैंने इसे इतना बोरिंग बना दिया कि इसे लागू किया जा सके। एक साफ बाउंड्री, सीमा के बारे में यही बात थी। उसे किसी वायलेंस सेक्शन की जरूरत नहीं थी, उसे एक दरवाजे की जरूरत थी। ऑड्रे ने मेरी कोवर्कर को फिर से देखा। एक सेकंड के लिए पुराना रास्ता खुलने की कोशिश कर रहा था। मैं इस पल का इस्तेमाल कर सकता था। मैं अपनी कोवर्कर के करीब आ सकता था, घायल और प्यार करने वाला नाटक कर सकता था, ऑड्रे को सबके सामने जलन महसूस करा सकता था। आसान नुकसान, सस्ती तालियां। मैंने ऐसा नहीं किया। वह मेरा रिबाउंड, सहारा नहीं है, मैंने कहा। वह मेरी कोवर्कर है। अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तब भी वो इज्जत की हकदार है। मेरी कोवर्कर ने धीरे से सांस छोड़ी। डारियस ने पूरी तरह से परफॉर्म करना बंद कर दिया। ऑड्रे के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन इतना नहीं कि मैं समझ सकूं। मैं खामोशी के लिए अच्छे मतलब निकालना छोड़ चुका था। मैनेजर ने एक तौलिए से अपने हाथ सुखाए और मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। हम तुम्हें किसी और दिन सर्व कर सकते हैं, उसने कहा, आज नहीं। इससे मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा मदद मिली। पहली बार कमरे में किसी बड़े ने ऑड्रे के सरनेम से परे देखा और याद रखा कि दरवाजा मौजूद है। ऑड्रे ने अपना बैग उठाया। बाहर निकलते हुए उसने मुझे वापस देखा। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मैं हाँ कहना चाहता था। मेरे अंदर के किसी बुरे हिस्से को मजा आ रहा था कि आखिरकार यूनिवर्स ने हमारे बीच एक काउंटर रख दिया था और मुझे शर्तों के साथ खड़े होने का मौका दिया था। इसके बजाय मैंने सच कहा, मुझे दिखावा न करने में मजा आता है। वो चली गई। कैफे ने जैसे राहत की सांस ली। डारियस पिकअप काउंटर पर झुका और अपने कॉफी कप से मेरी तरफ इशारा किया। रिकॉर्ड के लिए बता दूं, उसने कहा, तुम्हारा ये कस्टमर सर्विस का दौर बहुत डरावना है। तुमने एक मीडियम धोखा ऑर्डर किया है। मैंने कहा, इसे पी लो। मेरी कोवर्कर एक बार हंसी, थोड़ी सी और हैरान होकर। फिर उसने काउंटर के किनारे को छुआ। मुझे नहीं, बचाने की जरूरत थी, कौमा, उसने कहा। थैंक यू। तुम्हें मेरा सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। फिर भी इतना काफी था। बात उसका हीरो बनने की नहीं थी। बात ये थी कि ऑड्रे की परेशानी की वजह से मासूम लोगों को हमारी इस तबाही में घसीटना बंद किया जाए। शिफ्ट के बाद मैंने टिप जार और अपनी टाइम शीट चेक की। नेकलेस के रिफंड का फाइनल काम हो गया था। पैसे कम थे, लेकिन इतने थे कि अगला कदम थोड़ा कम कमजोर हो। फिर एडविन स्टर्लिंग का कॉल आया। मैं जूनिपर कप के बाहर खड़ा था। अब ऑड्रे का नाम नहीं, एडविन का नाम स्क्रीन पर था। ये बात मायने रखती थी। जो लड़का मैं पहले हुआ करता था, वो इस तरह जवाब देता जैसे उसे किसी ऐसी फैमिली ने बुलाया हो जो उसका परिवार नहीं थी, लेकिन समाज में उनके पास बहुत ताकत थी। मैंने एक बड़े इंसान की तरह जवाब दिया, थोड़ा कांपते हुए लेकिन समझदारी से। नू, एडविन ने कहा। उनकी आवाज नपी तुली और शांत थी। ऑड्रे ने मुझे बताया कि तुमने अपना एडमिशन बदल लिया है। हाँ, मैंने ब्रियर कोस्ट यूनिवर्सिटी को चुन लिया है। क्या फैसला लेते समय दोनों ऑफर्स मौजूद थे? उस सवाल ने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि वो सही सवाल था। हाँ, मैंने कहा।
एल्डरस्ट की फीस जमा हो गई थी, लेकिन ब्रियर कोस्ट का प्रोग्राम अभी भी खुला था। मैंने खुद नाम वापस लिया और उसे चुना। और क्या सफर का खर्चा घर के अकाउंट से किया गया है? नहीं। एक खामोशी छा गई। एडविन ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम ऑड्रे के करीब ही रहोगे। ये वाक्य बुरा नहीं था, इसी वजह से ये और भारी लग रहा था। मुझे पता है मैंने इसे साफ साफ नहीं कहा था, पर मुझे कहना चाहिए था। मेरी आवाज भर आई। उन्होंने आगे कहा, स्टर्लिंग हाउस में तुम्हारा रहना एक इंतजाम था, ये एक मदद थी। कोई गोद लेना, नौकरी या तुम्हारी आने वाली जिंदगी पर कोई कब्जा नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई आतिशबाजी नहीं हुई, बस एक फुटपाथ था और एक 72 साल का आदमी आखिरकार उस दरवाजे का नाम ले रहा था जो हमेशा से खुला था। थैंक यू, मैंने कहा। मैं इसे लिख कर भेजने वाला हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे है, एडविन ने कहा, क्योंकि मैंने मदद को एक धुंध में बदलने दिया और ये धुंध उस घर का ज्यादा फायदा करती है बजाय उस जवान लड़के के जो उसे छोड़ना चाहता है। ये एडविन जैसा ही लग रहा था, एक टाई पहने हुए संस्था का पछतावा। जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हारे जाने का खर्च नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं तुमसे रुकने के लिए नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि तुम सही सलामत जाओ और घर के स्टाफ को बता दो कि तुम कौन सी चीजें वापस कर रहे हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ। और नू, हाँ, एहसान तुम्हारे फ्यूचर के लिए कोई किराए का समझौता नहीं है। मैंने अपनी खाली उंगली को देखा। 15 मिनट बाद मेरे ईमेल में साइन किया हुआ लेटर आ गया। वो छोटा, साफ और बहुत औपचारिक, फॉर्मल था। मुझे कोई सेवा, रोमांस या वहां रहने की जरूरत नहीं थी। शाम को मैं अपनी कमाई और नेकलेस के रिफंड के साथ स्टर्लिंग हाउस वापस गया। आजादी का लफ्ज एक ऐसे इंसान के लिए बहुत बड़ा था जिसके पास अभी भी घर की चाबी थी, लेकिन अब वो चाबी एक बंधन नहीं थी। ऑड्रे सामने हॉल में खड़ी थी। उसने कपड़े बदल लिए थे, लेकिन उसका अंदाज वही था। अभी भी अच्छी, अभी भी कंट्रोल में। वही लड़की जिसके पीछे मेरी पहली जिंदगी ने इतना भागा था कि मुझे उसकी मौजूदगी ही सबूत लगने लगी थी। मेरे दादाजी ने तुम्हें कॉल किया? उसने कहा। हाँ, किया था। तुमने उनसे एक चिट्ठी मांगी थी। उन्होंने खुद मुझे एक चिट्ठी देने को कहा। उसकी नजरें मेरे मोड़े हुए एप्रन पर गई। और ये नौकरी, क्या ये भी सच है? तुम सच में अजनबियों के हुक्म मानना पसंद कर रहे हो? मैं लगभग मुस्कुरा ही दिया था। ऑड्रे, तुम्हारी इस बात पर तुम्हें खुद को आईने में देखना चाहिए। उसका चेहरा सख्त हो गया। मैं एंट्री टेबल की तरफ गया। एक हल्की सी धातु की आवाज के साथ घर की चाबी मेरे छल्ले से बाहर आ गई। उसके बाद घर के खर्चे वाला कार्ड भी मैंने निकाल दिया। उस कार्ड से राशन, स्कूल की फीस, उन फॉर्मल डिनर्स के कपड़े जिनमें मैं कभी नहीं जाना चाहता था, और ऐसे हजारों छोटे छोटे खर्चे पूरे किए गए थे जिन्होंने मुझे ये महसूस करना सिखा दिया था कि मेरी जिंदगी उधार की है। मैंने दोनों चीजें टेबल पर रख दी। ऑड्रे उन्हें घूरती रही। तुम क्या कर रहे हो? मैं ये सारी सुविधाएं वापस कर रहा हूँ। तुम जाने तक अभी भी यहीं गेस्ट सूट में रुक रहे हो। एक मेहमान के तौर पर मैं इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कार सर्विस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपनी वजह से इस घर को कोई परेशानी नहीं उठाने दूंगा और नहीं ये दिखावा करूंगा कि ये मेरा फैसला नहीं था। तुम बहुत ड्रामा कर रहे हो। नहीं, मैंने कहा, माइक्रोफोन वाला ड्रामा था। ये तो बस हिसाब किताब है। वो थोड़ी घटिया हरकत थी। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं ऊपर गया और सिर्फ वही सामान पैक किया जो मेरा था। मेरे चुने हुए कपड़े, नोटबुक, हार्बर हाउस की कुछ छोटी छोटी चीजें और लकड़ी का वो खिलौना जिसे मैंने इतने लंबे समय तक सहेज कर रखा था, जिसे किसी बड़े आदमी को आसानी से नहीं मानना चाहिए। मैंने फैमिली इवेंट्स के लिए खरीदी गई हर वो चीज वहीं छोड़ दी जो मुझे कभी अपनी नहीं लगी। ऑड्रे गेस्ट रूम के दरवाजे तक मेरे पीछे पीछे आई, लेकिन वो अंदर नहीं आई। ये बात मायने रखती थी। इससे कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान इस पर गया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो इसी घर से आया है, उसने कहा। यह बात बिल्कुल वही लगी जहां उसने निशाना साधा था। वो कमरा, वो स्कूल, वो शानदार एड्रेस और वो सुकून भरी सुरक्षा। कई सालों तक एक ही कमरे में कई लोगों के साथ रहने और दान में मिले कोट पहनने के बाद वो कोई नई कहानी नहीं बना रही थी। वो बस उस मदद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। मैंने धीरे धीरे एक शर्ट को मोड़ा, क्योंकि अगर मेरे हाथ बिजी रहेंगे तो शायद मेरी आवाज ना कांपे। बहुत कुछ इस घर से मिला है, मैंने कहा। मदद मिली, ठहराव मिला, मौके मिले। तो फिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो जैसे हमने तुम्हें फंसा कर रखा हो? मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि अगर मुझे लगता कि यहाँ से जाने पर मैं एहसान फरामोश कहलाऊंगा तो किसी को दरवाजा बंद करने की जरूरत ही नहीं थी। वो सुन्न रह गई। मैंने अपना ट्रैवल एनवलप उठाया, एडविन का लेटर उसके अंदर रखा और बैग की जिप बंद कर दी। एहसान मुझे कोई नौकर नहीं बनाता, मैंने कहा। ये मुझे हमेशा के लिए तुम पर निर्भर नहीं बनाता, और ये पक्का मुझे
तुम्हारा होने वाला पति तो बिल्कुल नहीं बनाता। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, तो इसके लिए मैं टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक और 150 कमेंट। जैसे ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।